त्रिभुज एक ऐसी ज्यामितिक आकृति है जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ पवन गुप्ता, लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ट्रायंगल्स को हम कैसे पहचानेंगे, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसके तीनों एंगलों को आप लोग कैसे निकालोगे अगर आपके पास दो एंगल दिए गए हैं, और दो भुजाओं से तीसरी भुजाएं कैसे आप लोग समझोगे, और समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है। एक एक करके मैं आप आज यही बताने वाला हूँ आप लोगों को। परिचय में मैं इस चैप्टर का, त्रिभुज जो है चैप्टर, इसका आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। उसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि त्रिभुज क्या होता है। तो यह आप लोग कक्षा 5, 6, 7 से ही देखते आ रहे हो। क्लास 9 में इसके कुछ आप लोग क्वेश्चंस करना सीखोगे, कैसे समरूपता पहचानते हैं, कैसे सार्वभौम समता देखी जाती है, वो आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि त्रिभुज हम किसको कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई कोई भी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये सबसे मतलब किसी भी आकृति को बनाने के लिए, समझ रहे हो ना, किसी भी आकृति को बनाने के लिए, किसी भी पॉलीगॉन को आपको मिनिमम तीन भुजाओं की आवश्यकता तो होती है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि इसके जो एंगल होते हैं उसमें तीनों का सम, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी, और एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और नहीं पता तो अभी भी जान लो कि इसके एंगलों का सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है। एक और बात याद रखना कि ये ट्रायंगल्स आपको छोटा रहे या बड़ा रहे, त्रिभुज छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा, है ना। कोई भी दो एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल आसानी से निकल जाता है, ये भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो एक एक करके अब आप लोग को मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल ही बेसिक था जो आप लोग 6th 7th में भी पढ़ा है आपने, है ना। लेकिन मैं उसको दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक क्विक रिवीजन आपको हो जाए, ठीक है। अब इसी पे त्रिभुज पर ही पूरे जो भी आप लोग देखोगे ना, जो भी कसौटियां दी हुई है वो इसी पे आप लोग पढ़ोगे, ठीक। अब एक एक करके देखो क्या है। तो सबसे पहले देखो कि तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति, तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति क्यों? क्योंकि अगर मैंने तीसरी भुजा ऐसी बना दी कि वो आकृति खुली है, तब आप लोग उसको त्रिभुज नहीं कहोगे, भले वो 3 लाइन्स रहेंगी उसमें, लेकिन जैसे ही वो बंद होगा तो वो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीनों से वो जगह से वो पेक हो गया है, ठीक है। तो हम इसको ही त्रिभुज कहते हैं कि तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी, जैसे मान लो अगर आप 5 के बनाओगे तो ये लो, ये हो गया, ये भी बहुभुज है, ठीक है। ये भी बहुभुज है, चाहे इससे आप ज्यादा लोगे कोई तो भी बहुभुज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को सबसे कम साइड से, सबसे कम भुजाओं से अगर कोई बहुभुज बनाना है तो उसके लिए आपको त्रिभुज ही बनाना होगा, क्योंकि 2 लाइन से कभी भी कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता। मिनिमम 3 लाइंस की जरूरत पड़ती है, 3 रेखाओं की जरूरत से ही आप लोग कोई भी बहुभुज बना सकते हो। और जैसे ही 3 रेखाओं से आप लोग बहुभुज बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एक त्रिभुज, ठीक है। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं। 3 भुजाओं को मिलाने से जो आकृति बनती है हम उसी को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ठीक। इससे छोटा अब नहीं हो सकता, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को ये तो पता ही था और अच्छे समझ में आया। त्रिभुज का वर्गीकरण ध्यान देना, त्रिभुज को हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? कि भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। एक क्या है बच्चों? भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाएं मतलब जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये रही उसकी भुजाएं। जब हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो हम उसको कुछ अलग अलग नाम देते हैं। जब उनके रेशियोज देखेंगे हम, अगर अलग अलग टाइप से अगर कुछ कसौटियां होती है, अगर उस पर खरी उतरती है तो हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। ठीक वैसे ये जो एंगल्स है उसके आधार पर भी हम भुजाओं को नाम देते हैं। जैसे आप लोगों ने समकोण, कोण ये सब पढ़ा होगा, है ना। तीनों एंगल्स अगर अलग अलग है तो हम उसको क्या नाम देंगे? 2 अगर एंगल्स बराबर है तो हम उसको क्या नाम देंगे? यही हम त्रिभुज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम वही देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर कैसे त्रिभुज कौन कौन से बनते हैं, कोणों के आधार पर कैसे बनते हैं,
वो मैं एक एक करके आप लोग को समझाऊंगा। जैसे बोला गया है कि भुजाओं के आधार पर, समझना क्या बोला गया है, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं बच्चे, 3। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के कोण होते हैं। पहला क्या है, विषम बाहु। विषम मतलब समझते हो, जिसमें तीनों भुजाएं उसकी अलग अलग हो। समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर हो, सम मतलब बराबर। समद्विबाहु मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, समद्विबाहु। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आप लोग उसको हल करोगे। मैं एक एक करके अब इनको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि विषम बाहु कैसे होगा, समबाहु त्रिभुज कैसा होगा और समद्विबाहु कैसे होगा। ठीक, सबसे पहले समझो कि विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल्स कैसे होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल की पहली खास बात यह है कि आपके पास कभी भी ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। अगर ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी, तो आप इसको क्या आसानी से बोल सकते हो कि ये विषम बाहु है। इसमें तीनों एंगल्स अलग अलग इनका मान होगा, ये एक समान नहीं हो सकती हो। जब एक समान नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे विषम बाहु। विषम बाहु मतलब बाहु मतलब बहुत सारे, त्रिभुज तो आपको पता ही है, और विषम मतलब अलग अलग, ठीक है ना। जब अलग अलग होंगे इसके साइड्स तो हम इसको बोलेंगे एक विषम बाहु त्रिभुज। इसका एरिया वगैरह निकालना तो आप लोग क्लास 10th और 11th 12th में सीखोगे, क्लास 9th में ये नहीं है, ठीक है। तो समझना विषम बाहु के लिए बस तीनों जब इसके साइड्स मतलब भुजाएं अलग अलग होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, या अंग्रेजी में बोलोगे तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। याद रखना, क्योंकि जब हम इसको प्रश्नों में करेंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल है, ताकि आप लोग उसकी प्रॉपर्टीज अपने सामने आराम से अपने माइंड में रिमाइंड कर सको, ठीक है ना। तो ये था विषम बाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसीलियस, जिसमें ये देखोगे आप लोग, आइसोसीलियस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बी। ये ए है तो ये भी ए होगा और ये हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। अब ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का शेप बने, कुछ ऐसा ही बन सकता है, ये भी समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है, ये और ये बराबर। अब इसकी एक शर्त है कि यहाँ जो एंगल बनता है, कोनों के विपरीत जो भुजा होगी वो आपस में बराबर होगी। मतलब ये इस कोण के विपरीत और इस कोण के विपरीत, ये हमेशा आपस में बराबर होगी, ठीक है। ये कोण कितना भी हो सकता है, 50, 60, 70, जो भी 80, जो भी आपको लेना है ना। अब ये दोनों 90-90 तो नहीं हो सकता। अगर ये 90-90 होगा तो तीसरा कितना लोगे, 0। जब वो 0 लोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको कहोगे क्या कि समद्विबाहु जब 2 उसके साइड्स बराबर हो, मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हो। वो कैसे भी हो सकता है, कम ज्यादा एंगल्स कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर रहेंगे तो आप इसको क्या कहोगे, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोसीलियस ट्रायंगल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, ठीक। नेक्स्ट देखो, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल नाम में ही आ गया, इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर, तो उसको आप लोग बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का एक क्वालिटी आप लोग याद रखना कि इसके जो एंगल्स होते हैं तीनों, वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। चाहे आप लोग छोटा बना दो ट्रायंगल या बड़ा बना दो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, सॉरी थीटा भी नहीं कह सकते अपन इसको, पूरा ही मिटा के बना देता हूं, क्या ही फर्क पड़ना। अगर ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 होगा, हमेशा समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री ही होता है, ये फिक्स है, ठीक है। इसलिए हमारे जो जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सारे आपस में समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक जैसी रूप, क्यों, क्योंकि उनके एंगल्स हमेशा ही समबाहु त्रिभुज के बराबर ही आएंगे, 60 डिग्री ही आएगा। चाहे कितना भी बड़ा बना लो, कितना भी छोटा बना लो, वो 60 डिग्री से 1 डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं होगा, वो 60 डिग्री ही होंगे। तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा टोटल। उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। फिक्स है कि उसके ये अगर ये साइड्स ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये आपस में बराबर होगा, ठीक है, और उसके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम उसको कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बहुत आसान था।
अब एक एक करके देखो कोणों के आधार पर। अभी तक हमने पढ़ा किस पे, अभी हमने देखा था उसके भुजाओं के आधार पर, अब कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने होते हैं, न्यून कोण होते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन से, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब ये होता है जिसमें आपका एंगल से कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। 50, 60, 70, 80 तक हो सकता है, 85, 89 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। कोई भी एक भी एंगल इसमें हमारा 90 डिग्री नहीं हो सकता या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तब हम उसको बोल देंगे न्यून कोण त्रिभुज। मतलब जो भी एंगल रहेगा, कोई सा भी, थीटा मान लो, उससे बड़ा हमेशा 90 डिग्री रहेगा, उससे तो वो छोटे ही रहेगा। ठीक है, जब 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो हम उस कंडीशन में इसको नाम देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक बनता बच्चे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में फिक्स है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा एक हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना। इसमें एक एंगल आपका क्या हो, सारे ही एंगल जितने तीनों एंगल में से कोई सा भी 90 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा कि जो 90 डिग्री है वो एक एंगल इनका कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब एक भुजा इससे कैसी होगी, परपेंडिकुलर या फिर लंबवत, हिंदी में बोलोगे तो लंबवत। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या था, जिसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये थीटा जो है वो बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से, तो हम इसको इस कंडीशन में बोलेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जब एक एंगल इसका 90 डिग्री हो और जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए। ये था हमारा कोणों के आधार पर। इससे पहले आप लोग ने पढ़ा भुजाओं के आधार पर, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। भुजाओं के आधार पर भी आपने 3 पढ़ा था, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर आपने पढ़ा न्यून कोण त्रिभुज, है ना, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये टोटल 6 टाइप के बनते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। 1-2 बार आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये था कोणों के आधार पर। ठीक, अब एक और देखो कि सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसको कहते हैं, याद रखना, ध्यान देना। 2 शब्द बनते हैं, एक सिमिलर और एक कॉन्ग्रुएंट। अक्सर उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सिमिलर किसको बोलेंगे और कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे, है ना। आपने अपने पिछले चैप्टर में ही मैंने बताया, 6th चैप्टर में, या अभी 7 पढ़ रहे हो आप लोग, कि समरूप वो होते हैं जिनका रूप एक जैसा होता है, उनके भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो, कोण एक जैसा हो और भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो, तो वो हमारे समरूप हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाता है कि जब हमारी जो आकृति है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट बराबर हो जाए। जैसे मेरे हाथ देखोगे आपस में क्या है, बराबर है, एक दूसरे को ढक लें पूरी तरीके से, जिसमें उनके साइड्स और उनके एंगल्स वो दोनों एकदम बराबर हो, है ना, डुप्लीकेट, बिल्कुल सेम, तो हम उसी को क्या कह देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए कुछ कसौटियां भी होती है, मैं आगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सर्वांगसम का अर्थ है कि सभी प्रकार से बराबर, चाहे वो आप एंगल्स के तौर पे देख लो, चाहे आप उसके भुजाओं पे देख लो, जैसे भी देखोगे तो सभी तौर पे बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं, वो क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांगसम। ठीक है, तो सर्वांगसम और सिमिलरिटी मतलब कि समरूप, दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस ये कि आप सारे सर्वांगसम को समरूप कह सकते हो, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं कह सकते, याद रखना इस चीज को। ठीक है ना, तो ये बात फिक्स है बिल्कुल। और हमें पढ़ना है क्या अभी, कॉन्ग्रुएंट। आपने 6th चैप्टर में पढ़ा था सिमिलर, मतलब कि समरूप, और आप पढ़ोगे सर्वांगसम, जो कि अभी पढ़ना है आपको, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोनों को मिक्स कर दोगे, इसलिए आप लोग उसको बार बार रिवीजन करो, पढ़ो, ताकि आप लोग को मतलब समझ में आ जाए और अंतर भी इसके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें देखो सर्वांगसम का अर्थ अभी तो आपने देख लिया, प्रैक्टिकल से
मान लो दो त्रिभुज है, त्रिभुज का ही ले लो, चाहे कोई भी आकृति, किसी भी आकृति को समरूप या सर्वांग सम कह सकते हैं। जैसे त्रिभुज के ऊपर है आपको ये पार्ट, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी, तो यहाँ पर भी ये ए बी और सी होना चाहिए फिक्स, और इनके एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, तभी आप ये क्या कहोगे आप कि ये क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम का साइन ऐसा होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो इससे आप कह लो कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सर्वांग सम है, मतलब इनके साइड्स भी आपस में बराबर है, रेशो नहीं, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर ये दो तो वो भी दो, ये चार तो वो भी चार। ठीक, और इनके एंगल्स भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक, तो आप लोग इसको क्या कह दोगे, सर्वांग सम। ये तो मैंने इसी पे बता दिया। ठीक, अगर मान लो स्क्वायर हो, अगर ये मान लो चार है, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, क्योंकि देखो एंगल्स तो इसके फिक्स होते हैं किसी भी स्क्वायर के, वर्ग के, ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, जब एंगल उसका 90 डिग्री होगा तो ये इसके क्या हो गए, समरूप तो हो ही गए, क्योंकि सारे वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, ये फिक्स है। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक, लेकिन सारे आपस में सर्वांग सम जब ही हो पाएंगे जब ये इनके एंगल्स के साथ इनके साइड्स भी एक दूसरे के एकदम बराबर हो जाए, तभी आप कह सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक, ये इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को भी, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, चाहे किसी भी टाइप का है ना, इर्रेगुलर शेप हो, वो तो भी वो समरूप सर्वांग सम जब ही होंगे जब उनके लेंथ आपस में बिल्कुल बराबर हो और एंगल भी बिल्कुल बराबर हो, तभी आप उसको कह सकते हो कि वो आपस में क्या है, सर्वांग सम आकृतियां हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे है, कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। अब वो बताता हूँ। सीपीसीटी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग भी मैं बताऊंगा कि संगत क्या होता है, याद रखना है ना। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट तो समझ ही गए, ट्रायंगल भी पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब मैं अभी आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। याद रखना, जैसे मान लो दो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, और ये डी, ये रफ डायग्राम है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। अगर मान लो ये आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक, और ये ए है और ये ए है, ये बी तो ये बी, ये सी तो ये सी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग हमेशा, अगर पूछा जाए आपसे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कौन से हैं, तो संगत भाग हो जाएगा ए बी जो है वो बराबर है डी के, और बी सी जो है बच्चे वो बराबर है ई एफ के, और ए सी जो है बेटा वो बराबर है डी एफ के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग मतलब इसके संगत का ये है, इसके संगत का ये वाली भुजा और इसके संगत की ये वाली भुजा है। इस बात का खास ख्याल रखना, अगर आप लोग ने भुजाओं का अदला बदली कर दिया तो आपने प्रश्न को गलत कर दिया। ठीक है, इसलिए संगत भाग मतलब जो जिसके बराबर हो उसी को आप संगत बताओगे, है ना। तो इस बात का खास ख्याल हमें रखना है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता हम ऐसे ही देखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। ठीक है, सीपीसीटी मतलब ये इसके बराबर हो, कैसे, बाय सीपीसीटी। अब एक और बात याद रखना, आप हिंदी में उसको लिखने की कोशिश मत करना सीपीसीटी को, हिंदी में आप ये लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, लेकिन जैसे ही आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बारी आएगी तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही लिखना है सीपीसीटी।
ठीक है, तो आप इसे लिख दोगे बाय CPCT, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तीनों के लिए ऐसे ही आ जाएगा ये, है ना। ठीक, अब आ जाओ आप लोग त्रिभुजों की संगतता। संगतता क्या होती है? त्रिभुजों की संगतता का मतलब, जस्ट पहले मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी जैसे इसके पिछले स्लाइड में थोड़ा थोड़ा, अब आप लोगों को पूरा बता देता हूं कि क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं, ठीक है, A B C D E F, और ये मान लो 4 थी भुजा, ये 4 है, ये 6 है, ये 6, ये 3 और ये 3, ठीक। अगर अब मैं आपसे बोलूंगी संगतता का क्या मतलब है, पहली बात तो देखो इनके साइड्स आपस में बराबर है, 3 4 6, 3 4 6, है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल EFD के, ठीक है। अब मैंने ऐसा देखो क्यों लिखा, मैंने यहाँ A से स्टार्ट किया लेकिन यहाँ पे E से स्टार्ट क्यों किया। एक बात याद रखना कि अगर मैंने लिख दिया ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके भुजाएं आपस में सर्वांग तो हैं, लेकिन कैसे, देखो जो भुजा AB है किसके बराबर है, ये जस्ट EF के बराबर है, तो मैं लिखूंगा EF, है कि नहीं। और जो मेरा BC था वो किसके बराबर है, देखो 3, तो FD या DF के, बात एक ही है ना। और जो मेरा AC था वो किसके बराबर है, AC मेरा किसके बराबर है, DE के, ठीक। ये तीनों आपस में क्या हो गए, तीनों आपस में क्या हो गए, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं कि ये वाली भुजा ही इसके होगी। संगत का मतलब ये होता है कि जो जिधर साइड का वो बराबर होगा। हम अगर A से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब 6 और 4 साइड से, तो 6 और 4 साइड से E से स्टार्ट करेंगे, 6 और 4 के बीच वाले एंगल से, ठीक है। तो संगतता का मतलब यही होता है कि संगतता मतलब कि वो एक जैसे संगत में कब आएंगे, कंडीशन मैंने आप लोग के सामने रख दिया कब आ सकते, ठीक है। आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना है ना। और AC जो है वो DE के, BC जो है वो DF के, ठीक है। तो आसान है, बिल्कुल बिल्कुल कठिन नहीं है, आप लोग को आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि संगतता किसको बोलते हैं, जिसमें हम बराबर भुजाओं को ही एक दूसरे के बराबर बता सकते हैं बाय CPCT, ना कि किसी को बराबर बता दिए, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ज्योमेट्री का बिल्कुल फाउंडेशन है और इसकी प्रॉपर्टीज समझने से हमारे सारे ज्योमेट्री के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।